हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद आईसीएस। मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अबाउट द रुद्रेश्वर टेम्पल विच इज़ ऑल्सो नोन एज रामप्पा टेम्पल। हमने अप्लाई किया था यूनेस्को में इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए और खुशी की बात है, ये देखिए यूनेस्को का ट्वीट कि इस हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब रुद्रेश्वर टेम्पल या रामप्पा टेम्पल बन गया है इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का 39th साइट। कि हमने रुद्रेश्वर टेम्पल के लिए ये जो नॉमिनेशन डाली थी, पहले एक बार देख लेते हैं कि ये है कहाँ पर। तो अभी नया बना हुआ राज्य तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। हैदराबाद से अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पड़े दिखाई देगा वारंगल डिस्ट्रिक्ट। वारंगल डिस्ट्रिक्ट के जस्ट आगे इस जगह पर अगर आप देखेंगे, अगर ये हैदराबाद है तो आपको दिखाई देगा ये रहा वारंगल और ये रहेगा मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। उस मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक जगह पड़ती है पालमपेट, उसी पालमपेट के पास में है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये खूबसूरत टेम्पल अब बन चुका है इंडिया की 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टेम्पल के बारे में अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो उसकी लोकेशन, वो हम लोगों ने देख ली कि ये तेलंगाना में है। इसके बाद ये टेम्पल शिवा टेम्पल है, यानी कि शैवाइट्स के लिए एक ये बड़ा ही रिलीजियस प्लेस है। इसको बनाया गया था काकातिया एम्पायर के समय में 1123 से 1323 ईस्वी के बीच में। उस समय राजा थे रुद्रदेव। देखिए, इट इज़ अ शैवाइट टेम्पल और जैसे कि हम जानते हैं किसी भी शिवा टेम्पल के बाहर ये नंदी द बुल, उनका भी एक स्कल्पचर होता है, तो यहाँ पर भी है। तो ये ऑर्डिनरी सा दिखने वाला ये एक छोटा सा टेम्पल, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बड़ा ही ऑर्डिनरी सा लगेगा। ये दूर दूर तक बिखरे हुए खेत, गांव, गांव के अंदर में बसा हुआ इस तरह से सुदूर में एक टेम्पल है। ना कोई विजिटर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ना कोई यहाँ पर आसपास फैसिलिटी है। टेम्पल भी एक छोटा सा टेम्पल नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आपने बृहदेश्वर टेम्पल देखा हो तो वो कितने बड़े हैं। अगर आपने रामेश्वरम टेम्पल देखा हो, अगर आपने मदुरई का मीनाक्षी अम्मान टेम्पल देखा हो, तो ये इस तरह के टेम्पल्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आपने पुरी के टेम्पल्स देखे हों, उड़ीसा के टेम्पल्स, खजुराहो के टेम्पल्स, तो वो बड़े विशाल टेम्पल्स हैं, तो उनका तो होना समझ में आता है। पर इस टेम्पल में ऐसी क्या खास बात है कि ये छोटा सा टेम्पल जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी अभी दर्जा प्राप्त हुआ, उसको देखने के लिए हम लोगों को कुछ खास चीज़ों के ऊपर नज़र डालना होगा। सबसे पहली चीज़ तो है इसका फाउंडेशन, जो कि सैंड बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। वही टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके ताजमहल का निर्माण हुआ है। इसकी फ्लोरिंग ग्रेनाइट की है और पिलर्स बेसाल्ट के हैं। इस टेम्पल का जो लोअर हिस्सा है, जो निचला हिस्सा है, वो रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। सफ़ेद पत्थर से इसका गोपुरम डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खास बात है इसका इसका गोपुरम और इसका विमाना, जो कि ऐसे पत्थरों से बना हुआ है जो कि फ्लोट कर सकते हैं। यस, द फ्लोटिंग यस द फ्लोटिंग रॉक्स। अगर आप इसका विमाना ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है। आपने अपनी हिस्ट्री और कल्चर की बुक्स में पढ़ा होगा कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है द्रविडियन स्टाइल, दूसरी होती है नॉर्थ में चलने वाली नागर स्टाइल, और तीसरी है इन दोनों का मिला जुला रूप वेसरा स्टाइल। तो ये टेम्पल द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है और इसके विमाना को लाइट वेट रखने के लिए पोरस ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनको हम लोग रॉक्स बोल रहे हैं। असल में वो रॉक्स नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड ब्रिक्स हैं जो कि पानी में तैर सकती हैं, फ्लोट कर सकती हैं। ये लगभग 1213 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था, 40 साल लगे इसको बनने में। और ये काकातिया एम्पायर के समय का बना हुआ टेम्पल है। देखिए, काकातिया डायनेस्टी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईएएस ने अभी कुछ समय पहले ही काकातिया एम्पायर के ऊपर अलग से स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपने देख लिया कि ये 13th सेंचुरी का इंडिया का एक एम्पायर है और वो इस जगह पर, ये देखिए, ये रहा वो एम्पायर यहाँ पर लाई कर रहा है जहाँ पर आज का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो प्राइमरीली शैवाइट्स थे। इसी वजह से इन लोगों ने शैव टेम्पल, शिव टेम्पल के बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शंस कराए हैं। ये काकातिया एम्पायर का फ्लैग है, इसमें आपको वारंगल गेट नजर आ रहा है। देखिए, इस मंदिर में इन फ्लोटिंग ब्रिक्स के अलावा जो सबसे बड़ी खास बात है वो है इनके डेकोरेटेड पिलर्स, बीम्स।
इनके स्कल्प्टर्स, ये देखिए, अगर यहाँ पर आप इनके इस पिलर को ध्यान से देखिए, कितनी ही बारीक कार्विंग्स हैं यहाँ पर। ये देखिए स्कल्प्टर्स, देखिए स्कल्प्टर्स तो आपको देश में कई मंदिरों में देखने को मिलेंगे, पर यहाँ के स्कल्प्टर्स की जो खास बात है वो है इसका ग्रेनाइट पर की गई ये पॉलिशिंग, ये जो शाइन है इसका, ये किसी भी मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके भी इतनी शाइन नहीं हासिल की जा सकती। और वो भी 13वीं सेंचुरी का टेम्पल आज 21वीं शताब्दी में है। 700-800 साल बीतने के बाद आज भी इनकी चमक वैसी की वैसी बरकरार है। और यहाँ पर जो कार्विंग्स का जो स्कल्प्टर्स उकेरे गए हैं उनका साइज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस स्केल पर यहाँ पर काम हुआ है। अगर स्केलिंग की बात करें तो ये देखिए, शायद दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कार्विंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए नंदी द बुल, कितना सटीक यहाँ कार्विंग की गई है, पर इसका साइज देखिए, एक उंगली से भी कम। आप इनके पिलर्स के डिजाइन देखिए, दुनिया में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग पिलर्स अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगे तो भारत के मंदिरों में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, एक और खास बात है कि यहाँ पर जो रीजनल डांस कस्टम्स थे, जो कि काकातिया एम्पायर और उसके पहले और उसके बाद के समय में इवॉल्व हुए और डेवलप हुए, जो कि आंध्रा कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। वहां पर हम लोग जानते हैं कि कुचिपुड़ी डांस होता है। उस कुचिपुड़ी डांस के अलग अलग स्टेप्स, उसके अलग अलग फेजेस, उनको दर्शाती हुई बहुत सारी ढेरों मूर्तियां हैं। कलाकार यहाँ पर उन डांस स्टेप्स को सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये देखिए वेरियस डांस पोस्चर्स ऑफ कुचिपुड़ी। और ये देखिए जिस शाइन की मैं बात कर रहा था, ये है वर्ल्ड फेमस नागिनी स्कल्प्टर ऑफ रामप्पा टेम्पल। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि नागिनी स्कल्प्टर इंडिया के कौन से मंदिर में है, और चूंकि अब ये नई 39th हेरिटेज साइट बनी है, इसलिए तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई देगा कि एक नृत्यांगना की मूर्ति में इस तरह से हाई हील्स दिखाए गए हैं। ये दिखाता है कि उस समय के कल्चर में भी हाई हील्स पॉपुलर थे। पहले भी लोग इस तरह की हाई हील्स पहनकर अपने कद को आर्टिफिशियली बड़ा किया करते थे। ये सिर्फ आज ही नहीं है, ये तो कब से चलन में है। और देखिए यहाँ पे जो स्कल्प्टर्स में गहनों की ये जो बारीकी दिखाई गई है, ये भी शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। ये भी यहाँ की एक खासियत है, चाहे वो डिआईटीज के गहने हों या फिर नंदी द बुल के गहने। इस बारीकी से गहनों को शायद ही और कहीं कार्व किया गया होगा। देखिए जब ये टेम्पल बनाया गया था तब उस वक्त एक जंगल के किनारे बसा हुआ था। आज भी इसके चारों तरफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, और एक रामप्पा चेरुवु जो कि एक वाटर रिजर्वॉयर है उसके आसपास भी है। तो इंडिया के जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें मंदिरों को बनाने की जो फिलॉसफी लिखी हुई है, ये उसी के अनुसार दिखाई पड़ता है। उसमें लिखा हुआ है कि मंदिरों को कैसे किसी नेचुरल स्पॉट, हिल, फॉरेस्ट, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, इन सब के आसपास बनाना चाहिए, और वैसे ही ये टेम्पल भी है। यहाँ पर हम मंदिर के चारों ओर फैले हुए इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, इन पहाड़ों को देख सकते हैं। देखिए जो डिसीजन लिया गया है इसको 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का, ये डिसीजन लिया गया है यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। इस कमेटी की मीटिंग वैसे तो 2020 में होने वाली थी, परंतु पैंडेमिक के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, और अभी 2021 में ये जुलाई महीने में इसकी मीटिंग हुई है फुजाओ चाइना में, और वहीं पर ये डिसीजन लिया गया है। तो अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस, किस तरह से साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने का सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है, क्यों करना चाहिए। देखिए पहली चीज तो ये होता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट मिलते हैं हमको। बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अलग से घूमने निकलते हैं। जिस भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया होता है वहां पर फुटफॉल्स टूरिस्ट का बढ़ जाता है। तो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ये तरीका बहुत ही अच्छा है कि अगर उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर कर दे। दूसरी चीज ये देखेंगे कि इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। सॉफ्ट पावर का मतलब हर वो तरीका जिससे आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं बिना हथियारों के। तो लैंग्वेज एक माध्यम है, खाना एक माध्यम है, ड्रेसिंग सेंस एक माध्यम है, कल्चर एक माध्यम है, बिल्डिंग्स, हेरिटेज साइट्स ये भी एक माध्यम हो सकते हैं। अगर आप नंबर में देखें तो अभी दुनिया में जितने भी देश जिनके यहाँ 15 से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें नंबर 1 पे इटली आता है। इटली में 56 के आसपास साइट्स हैं, इंडिया 39 पर है, चाइना हमसे ऊपर है। तो इसकी भी होड़ रहती है कि किस देश में कितनी ज्यादा प्राचीन या हेरिटेज विरासत वाली चीजें हैं दुनिया को दिखाने के लिए। और एक और चीज तो होती ही है कि इससे उन हेरिटेजेस का कंजर्वेशन होता है, दुनिया की नजर जाती है, सरकार की नजर पड़ती है, टूरिज्म आता है, लोग आते हैं, पैसे आते हैं, उस पैसे से इसका कंजर्वेशन बढ़ता है। और देखिए कंजर्वेशन में हम लोगों को अपना ग्लोरियस पास्ट नजर आता है।
और इससे आज की जनरेशन मोटिवेट होती है। जब आप देखते हैं कि ऐसी इंट्रिकेट कार्विंग्स आप उस समय 12वीं 13वीं शताब्दी में कर सकते थे, आपके पूर्वज कितने महान थे, कितने टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड थे, कितने आगे थे अपने कंटेम्पररी वर्ल्ड में, तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हम भी अपने कंटेम्पररी वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमारी खुद की अपनी टेक्नोलॉजी, हमारा अपना खुद का कल्चर हो सकता है। आप जब देखते हैं कि फैशन वर्ल्ड में आज वेस्ट आगे है, हम पीछे रह गए, हम फॉलो कर रहे हैं। आप देखते हैं कि उस समय लोग हाई हील्स पहन रहे थे। आप देखते हैं कि बहुत ही अच्छे सोफिस्टिकेटेड टूल्स से ऐसी पॉलिशिंग की गई है जो कि आज भी देखने को कम ही मिलती है। ऐसी पॉलिशिंग 12वीं 13वीं शताब्दी में हमारे पूर्वज कर सकते थे। तो जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके पास थी वो हम आज भी अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे इसके सिग्निफिकेंसेस हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये भी देखना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं, उन्हें कौन डिक्लेयर करता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, दुनिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंडिया की कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेनी चाहिए। तो इनफैक्ट मैं इस पे एक सेकंड वीडियो लेकर आऊंगा और आपको ये सारी बातें बताने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी अधिक जानकारी पाने के लिए देखते रहिए वैद आईसीएस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।